अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिचुएशन रूम से आपके साथ एक दफ़ा इस बार फिर हाजिर हैं। इस सेगमेंट में इंशाल्लाह आपकी मेज़बानी और पूरी मामले का हालात और वाक़यात मैं इंशाल्लाह लेकर चलती हूँ। और अमेरिका ईरान जंग एज़ वी स्पीक ये तो एक है ही, लेकिन इसलिए ये ज़्यादा अलार्मिंग है क्योंकि जो सिचुएशन है ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के साथ जो झड़प चल रही है और जो पाकिस्तान अपना राइट टू सेल्फ रिटेलिएशन यूज़ कर रहा था, राइट टू सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल कर रहा था, वो एक सिलसिला चल ही रहा था। और अमिड ऑल दिस अगर ये जो जंग है जो कि अब एकदम इसका एक आउटब्रेक हुआ है, इंडीड दिस इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन, इस पे अभी जो सूरत हाल है दोनों इतराफ़ से बहुत शदीद इश्तियाल अंगेज़ बयानात का तबादला सामने आ रहा है। इसमें जो दीगर जो गल्फ़ ममालिक हैं उनकी तरफ भी जो चूँकि वहाँ पर बेसिस हैं अमेरिका की, उनको टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से एज़ देयर रिटेलिएशन। लेकिन इसकी शुरुआत ज़ाहिर है एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है। एंड ऑल्सो वी कैन नॉट रूल आउट द फैक्ट कि इससे पहले चंद रोज़ पहले से जो एक रिजीम चेंज की कुछ बातें चल रही थी वो खासी अहम हैं, वो प्रोमिनेंस इख्तियार कर गई हैं गिवन द सर्कमस्टांसेस। क्योंकि अगर मसला न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का ही था और उस प्रोग्राम का ही था, यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे और दोनों में तज़ादात थे, इस नहज पर ये मामला कब और कैसे पहुँचा और इतना अचानक यकदम जो इस लेवल तक जो इशू बढ़ा और एस्केलेशन हुई, ऑफ कोर्स दिस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इसके पीछे जो अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा। एक थोड़ा सा हम लोग वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीकैप कि अभी तक की सिचुएशन क्या है और अभी ताज़ा तरीन जो बयानात हैं, जो खासे ख़तरनाक बयानात हैं आइट से, उनके ऊपर भी हम लोग एक क्विकली ग्लांस करते हैं। अमेरिका ईरान जंग हक़ दिफा में तमाम तर फौजी वसाइल इस्तेमाल करेंगे। अब ये पहला नाजरीन बयान है, अपनी मिसालें आप है क्योंकि गिवन इट्स ग्रेविटी। मशरिक़ वस्ता के ममालिक अपने इलाकों और सहूलत को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकें। इसराइली अमरीकी हमलों में जो भी शामिल है वो ईरानी फ़ौज का जायज़ हदफ है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा। दूसरी जानिब अमरीका का ईरान पर वसी हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान पर फ़िज़ा और समंदर दोनों रास्तों से वसी पैमाने पर हमले जारी रखेंगे। अमरीका और इसराइल के हमलों का मकसद ईरानी सिक्योरिटी ढांचे को कमज़ोर करना है। अमरीकी इक़्तिदार ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे जाने का सिलसिला जारी। ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि आज हमने पुराने स्टॉक की मिसाइल फायर किए हैं, जल्द ऐसे हथियार भी दिखाएंगे जो ट्रंप ने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे। ईरानी जनरल सरदार जब्बारी। अब ये नाजरीन एक बड़ा आइट से अग्रेसिव बयान है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान के मशरक़ वस्ता में बहरीन, अबूधाबी, कतर और रियाज़ में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले। कतर की सरजमीन को निशाना बनाना अच्छे हमसाये ताल्लुकात के ख़िलाफ़ और कौमी खुद मुख्तारी की सरी खिलाफ वर्जी है, जवाब देने का हक़ रखते हैं कतर। सऊदी अरब के खलीजी ममालिक के खिलाफ ईरानी जारियत की मजम्मत। ईरान की कौमी खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। चीनी वज़ीर वज़ारत ख़ारजा। पाकिस्तान की ईरान पर हमलों की मजम्मत। तनाव को फ़ौरी ख़त्म करने के लिए फ़ौरी सफारती राब्ते शुरू किए जाएँ। वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान पर अमरीका और इजराइली हमलों की मजम्मत। ईरान पर किए गए इजराइली और अमरीकी हमलों की मजम्मत करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स चीफ। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों में शामिल नहीं। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले में शामिल नहीं हैं। ईरान को कभी एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हमने मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल तक पहुँचने की कोशिशें की मुसलसल हिमायत की। ये बरतानिया का बयान है। तुर्की का अपना फ़िज़ाई, ज़मीनी और समंदरी हदूद का जंग में इस्तेमाल की इजाज़त न देने का ऐलान। जंग में अपनी फ़िज़ाई, ज़मीनी या समंदरी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे तुर्की है। अब नाज़रीन इसमें तकरीबन हर मुल्क एक अपना स्टांस लिए हुए है। एंड ऑफ कोर्स ये ना सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया को एक इनगल्फ करते हुए, कई सारे लोगों को एंडेंजर करते हुए, कई सारे ममालिक को एंडेंजर करती हुई ये सूरत हाल है। वील कीप अ क्लोज आई ऑन दिस। लेकिन इस वक्त जो मामले की ग्रेविटी है दैट इज़ वेरी अलार्मिंग एंड डिस्टर्बिंग। फौरी तौर पे ओवर टू आवर गेस्ट मुज़म्मिल सोहरवर्दी नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं। आसमा शिराजी साहिबा नाजरीन तमाम तर मामले पे अपना एक बड़ा लर्नड ओपिनियन हमारे साथ रखेंगी। आपको भी खुश आमदीद बहुत बहुत। और एम्बेसडर मसूद खालिद साहब भी, आई थिंक ही इज़ विद अस, येस, सिफारती व्यू पॉइंट से हमें अपने आगाह करेंगे, उस हवाले से अपनी विजडम हमें इम्पार्ट करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू यू टू सर। एक बात ये हो रही है जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया है, ही कंडेम्स के अभी जो इजरायली अटैक और ये उन्होंने फॉलोइंग द इजरायली अटैक ऑन ईरान एंड सब्सिक्वेंट अटैक इन द गल्फ रीजन, उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक बड़ी खुली एक हिमायत का ऐलान किया है कि पाकिस्तान की तरफ से अब जो बयान आया है आपको ये सही लग रहा है गिवन द सर्कमस्टांसेस? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये अच्छा बयान है और इसी किस्म की मजम्मत होनी चाहिए थी।
आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है सर, आई कैन हेयर यू, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल आपकी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसी किस्म की तवक्को थी कि ये मुनासिब बयान है जो हमारी तरफ से आया है। आफ्टर ऑल हम हमेशा से मिडिल ईस्ट में पीस की बात करते रहे हैं और पैलेस्टीनियन कॉज की सपोर्ट करते रहे, तो इट्स अ गुड स्टेटमेंट दैट वे। और डिप्लोमेटिक चैनल पे भी हमारी गुफ्तगू हो रही है, सऊदी लीडर के साथ बात हुई है, इसके अलावा और भी जो अरब रहनुमा है उनके साथ हम इन टच है, तो इट्स अ गुड मूव। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये जो कशीदगी जो है ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और ऑफ कोर्स मतलब ये कि इस वक्त जो है फैलता जा रहा है इसका दायरा, जो टेंशन है वो एस्केलेट हो रही है, हमले हो रहे हैं और ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। तो ईरान जो है उसने पहले ऐलान किया था कि वो रिटेलिएट करेगा मैसिवली। तो जो मैसिव अटैक या मैसिव जो असॉल्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सुबह कही थी, उसका जवाब मैसिव रिटेलिएशन की सूरत में दिया जा रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ रिकॉल कराना चाहता हूँ आपको कि देखिए 4-5 दिन पहले ये खबर आई थी कि जो अमेरिका के टॉप मिलिट्री लीडर हैं, जॉइंट चीफ्स जनरल डेन, उन्होंने ये एडवाइस दी थी प्रेसिडेंट ट्रंप को कि अगर अमेरिका गया ऑफेंसिव पे तो ये सूरत हाल जो है कैन बिकम क्वाइट सीरियस। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको फिर फौरन ही क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा नहीं, वो तो हमारी जो यूएस आर्मी है, कमांडर है, वो ही इज ऑन बोर्ड, और अगर हमने अटैक किया ईरान के ऊपर तो वो पूरी तरह यानी कि जो है हमारे साथ होंगे। तो वही सूरत हाल हो रही है कि एक तरफ ईरान को झांसा दिया गया कि ईरान को नेगोशिएशंस में लेकर आए। बेसिकली उसका मकसद ये था कि जो मोबिलाइजेशन हो रही थी पर्शियन गल्फ में अमेरिकन फ्लीट की और सारी ट्रुप्स की, उसको पोजीशन करना था। और आर्म फोर्सेस की जब मोबिलाइजेशन होती है इस स्केल के ऊपर तो उसमें टाइम लगता है, तो वो 2-2.5 हफ्ते जो भी चाहिए थे वो क्या कहते हैं सारी, जब वो वहाँ पहुँच गए सारे फ्लीट और एयरक्राफ्ट कैरियर्स प्लस अदर बाकी जो भी उनका है सारा सिस्टम, तो उसके बाद उन्होंने बगैर इंतजार किए कि जो ईरान ने एक ड्राफ्ट पेश किया था ओमान के थ्रू, उसको मेरा ख्याल है उसको रद्दी की टोकरी में फेंका गया और डिसरिगार्ड करते हुए ये आज हमला किया गया। यानी गोया ये कि तो डबल गेम की आपने आप उसकी तरफ एक इशारा कर रहे हैं एम्बेसडर साहब, बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। और आसमा साहिबा, आप चूंकि बड़ा क्लोजली देखती हैं इस पूरी चीज़ को, और आपको भी क्या इसी चीज़ की एक क्या कहते हैं एक हिंट मिल रहा है या इशारा मिलता है कि ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का सिर्फ अकेला मामला नहीं है, कोई इसमें रजीम चेंज के वाक़तन ताने बाने आपको नज़र आते हैं? साहब ने बात की है, बिल्कुल मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ख्याल है उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, खुले लफ्जों में ईरान को धोखा दिया गया है, उनको डिसीव किया गया इस पूरे टाइम पीरियड में, टाइम बाय कर किया गया, उसको उनको इंगेज किया गया, उनसे जो बातचीत के बहाने मुख्तलिफ चीजें जो है उनके साथ डिस्कस करनी थी वो की गई, और उसके बाद फिर पूरी तरह से एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया जिसमें कि इजराइल भी साथ था। तो इसका मतलब ये कि पहले से ही ये सब तयशुदा प्रोग्राम था जिसको कि अमेरिका ने जो है वो लॉन्च किया, और ये अटैक जो है बाकायदा तौर पर ईरान के ऊपर जो है वो एक सोची समझी मंसूबाबंदी के बाद ही किया गया था। अब इससे पहले जितनी भी टॉक्स हो रही थी, आपको पता है कि चौथे मरहले में अब टॉक्स ने जाना था और वहां पे बातचीत जो है वो आगे बढ़नी थी। मुसविदा जैसे बताया गया कि वो भी पहले वो दे चुके थे ओमान को, और ओमान के अगर आप वजीर खारजा का स्टेटमेंट आज देखें तो उन्होंने भी मायूसी का इजहार किया है कि हम बिल्कुल इस बात के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह की सूरत हाल जो है वो सामने आएगी। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी सिचुएशन जो है उसका फायदा उठाया है अमेरिका ने और इसराइल ने, जिसके लिए वो पहले से ही तैयार थे। और बिल्कुल रिजीम चेंज के लिए उनका जो एक मकसद है वो तो यही है कि फौरी तौर पर जो है वो वहां पे गवर्नमेंट को तब्दील किया जाए। वहां पर जो आपने देखा कि कल ही रजा पहलवी जो उनके साबिक हुक्मरान के साहबजादे हैं, उनका स्टेटमेंट कैसे आता है, साथ ही उनके अपने जो करीबी लोग हैं उनको मतलब एक
एक तरह से पूरी एक मुनज़्ज़म कोशिश जो है वो नजर आई कि फौरी तौर पर जो है वो कोई ऑल्टरनेट जो है वो मिल सके, लेकिन ताहाल उसके अंदर जो है वो कामयाबी नहीं मिली है। अब जो दूसरी सिचुएशन बन गई है, उस सिचुएशन के अंदर मेरा ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट है देखना कि जो गल्फ की दूसरी रियासतों को भी ईरान ने जो अटैक किया और उसके बाद फिर वो भी अब इंगेज हो गए हैं वहां पे, अब उसकी वहां से क्या रद्द-ए-अमल जो है वो आता है। लेकिन ईरान जो है वो पूरी तरह से उसके साथ जो बातचीत हो रही थी उसको रोक के उस पे अटैक करना, और वो भी लगता है कि पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि ईरानी गवर्नमेंट ने या ईरान ने जिस तरह से फिर रिस्पॉन्ड किया है तमाम खित्ते के ममालिक को, जहां जहां वो चाहते थे उन्होंने अटैक किया है। बहुत से अटैक उनके नाकाम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अटैक्स जो है वो ये लॉन्च किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईरान को भी ये बात पता थी कि किसी भी वक्त जो है वो सूरत हाल खराब हो सकती है, मगर अब कशीदगी बढ़ गई है और रीजन के अंदर खास करके जो अरब ममालिक है वो किस तरह से अब इसको रिएक्ट करेंगे। थोड़ी देर पहले आपने ये जिक्र भी किया, वजीर आजम पाकिस्तान से की वली अहद से बात हुई है, सऊदी वली अहद से, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने ईरान पर अटैक की भी मजम्मत की है, और जो गल्फ रियासतों के साथ हुआ है उसको भी उन्होंने उसकी भी मजम्मत की है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसमें पाकिस्तान अपना किरदार जो है वो इम्पोर्टेंटली प्ले कर सकता है, खास करके जो अरब ममालिक हैं उनके दरमियान कुछ अगर मीडिएशन हो सकती है तो। जी, वेरी फेयर, और बहुत आपने एक अपना लर्नड व्यू पॉइंट है। लेकिन मुजम्मिल साहब, यही तो सवाल है जो अभी आसमा साहिबा भी फरमा रही हैं कि पाकिस्तान ने अब इसमें क्या अपने कार्ड्स प्ले करने हैं, किस तरह से प्ले करने, और सालसी का बहरहाल जब भी कोई इस तरह की इलाकाई कशीदगी या जो मुस्लिम उम्मा के दरमियान इस तरह की कशीदगियाँ हुई हैं, पाकिस्तान ने हमेशा एक किरदार अदा किया। बट क्या इस दफ़ा ये भी तो सवाल एक अहम हो गया है कि अब कहीं बहुत बात आगे तो नहीं चली गई है मुज़ाकरात या मीडिएशन के व्यू पॉइंट से? जी, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात और मीडिएशन अब जो है वो टेबल पे ऑप्शन के तौर पर मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही डिप्लोमेसी काफ़ी कर ली है और वो डिप्लोमेसी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी और उसके बाद अटैक हो गया है। जहाँ तक बात है कि शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान से बात, तो देखें पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट मौजूद है जिसके तहत ये है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला। तो ऐसी सूरत में हमारी MBS से बात करना तो बनती थी, क्योंकि रियाज पर हमला हुआ है और रियाज पर हमला हुआ है और हम उस डिफेंस पैक्ट की ऑब्लिगेशन में मौजूद हैं, तो हमें हमारी बात करनी तो बनती थी। बात तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने सुबह ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से भी की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेशक आप इसको जितने भी मार्क्स दे लें कि ईरान ने बड़ा रिस्पॉन्ड किया है और जहाँ जहाँ अमेरिकी अड्डे मौजूद थे वहाँ वहाँ रिस्पॉन्ड किया है, मैं समझता हूँ इससे ईरान ने अपनी आइसोलेशन में भी इजाफा किया है। लेकिन जितने मुस्लिम ममालिक थे, अरब ममालिक थे, वो उनकी ईरान के लिए एक हमदर्दी मौजूद थी, बेशक वो लिप सर्विसिंग की हद तक थी, बेशक वो डिप्लोमेसी की हद तक थी, लेकिन वो ईरान के साथ बज़ाहिर खड़े हुए नज़र आते थे कि हमला नहीं होना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि जब उन पर खुद मिसाइल पड़ गए हैं तो वो कह रहे हैं कि हम बदला लेने का हक रखते हैं, हम बदला लेने का हक महफूज रखते हैं। मैंने जिसका भी प्रेस रिलीज देखा है वो ये है कि हम जवाब देने का और बदला लेने का हक महफूज रखते हैं। मेरे ख्याल में ये ईरान के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा कि वो मुस्लिम वर्ल्ड से आइसोलेट होता जाएगा और मुस्लिम वर्ल्ड के जो बड़े ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, उनकी सिंपथी ईरान ने खो दी। बेशक 2-2, 4-4 मिसाइल ही चलाए। अब ये कैलकुलेट करने की बात है कि उन मिसाइल्स के नतीजे में ईरान को क्या गेन हुआ मिलिटरीली और क्या डिप्लोमेटिकली क्या नुकसान हुआ, क्योंकि जंग के दो पहलू हैं, एक डिप्लोमेटिक पहलू है और एक उसका मिलिट्री का पहलू है। ये देखना पड़ेगा कि जो मिसाइल ईरान ने चलाए हैं रियाद के ऊपर, बहरीन के ऊपर, दुबई के ऊपर, कतर के ऊपर, कुवैत के ऊपर, उसके नतीजे में ईरान को डिप्लोमेटिकली कितना नुकसान हुआ है और मिलिटरीली कितना फ़ायदा हुआ है। अगर मैं और आप ये कैलकुलेट करते हैं कि मिलिटरीली ईरान को बहुत फ़ायदा हो गया है और ये मिसाइल चलाने से ईरान जंग जीतने के करीब पहुंच गया है, तो मैं जस्टिफाई समझता हूँ कि ये मिसाइल चला देने चाहिए थे, क्योंकि इसके नतीजे में जंग जीती जा सकती थी। और अगर इन मिसाइल को चलाने से आप जंग नहीं जीत रहे और आपको मिलिटरीली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर मेरे नज़दीक ये कोई स्मार्ट मूव नहीं थी। अच्छा, बैक्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स। बैरी बेड, हाँ, आपने जाहिर है बहुत दलाइल दिए ना अपनी बात को
कंसोलिडेट करने के लिए। आपने बहुत एक मुनफरिद व्यू पॉइंट है लेकिन बड़ा बैक्ड बाय आर्ग्यूमेंट है इन रिवर्स ऑर्डर। आसमा साहिबा, इससे आप मुत्तफिक हैं बैड मूव कर लिया है ईरान ने अपने लिए ये दीगर गल्फ ममालिक पे हमला करके, और जो एक लिप सर्विस की हद तक ही सही लेकिन जो भी एक सिंपैथी थी वो भी? देखिए, नहीं करना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान को जाहिर है कि इस तरह से पूरे तमाम, खास करके सऊदी अरब इस पूरे मामले के अंदर ईरान के साथ खड़ा था और मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर हमने देखा कि उनकी एक आइडियल रिलेशनशिप जो थी वो चल रही थी सऊदी अरब के साथ। तो एक तरह से ये तो एक खास करके सऊदी अरब के ऊपर अटैक जो है वो तो कोई उनको बहुत ज़्यादा सूदमंद उनके लिए नहीं है। लेकिन ईरान इससे पहले बारहा ये बात कहता रहा है कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम आपकी बेसिस पे अटैक करेंगे। अब जो बेसिस वहां पे मौजूद हैं और जिनको इस्तेमाल करके अमेरिका ने अटैक्स किए हैं, मैं ख्याल है ये ईरान जो है उसके हक में भी वो भी अपने आप को ये समझता था कि भाई हम उनको अटैक करें जहां से हम पे अटैक हुआ है, और ये पोजीशन उन्होंने बहुत पहले जो है वो वाजे कर दी हुई थी दुनिया के ऊपर। लेकिन हैविंग सेड दैट, ईरान अगर ना अटैक करता, मसलन ये कि अगर हम मिलिटरीली अफगानिस्तान हम पे अटैक कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान पे अटैक ना करते, तो एक ये जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई आप, इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा अपनी पब्लिक ओपिनियन जो है वो आपके खिलाफ होती थी कि एक मुल्क जो है वो आपके खिलाफ बार बार अटैक कर रहा है और आप उसको जो है वो इग्नोर कर रहे हैं या आप अपनी मिलिट्री की जो पावर है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक तरह से अटैक किया है, ये उन्होंने अपने लोगों को और अपनी एक खुद इरादियत है या अपना जो हक है उसको इस्तेमाल करते हुए किया है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो उनके ऊपर अटैक किया है उसमें मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो बेसिस हैं उनको भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो उसको पहले से ही एक वाजे लफ्जों में ईरान जो था वो वाजे कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद आइसोलेशन में तो वो पहले ही, आप देखिए कि इजराइल ने जो अटैक किया, सिवाय पाकिस्तान के किसी भी मुल्क ने ईरान की हिमायत या इजराइल की मुखालफत नहीं की है। तो ऑलरेडी मुसलमान मुल्क तो उनके साथ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ये जो हमारा पैक्ट है जो कि सऊदी अरब के साथ है, और शायद इसीलिए वजीर आजम की वली अहद के साथ बात हुई है, लेकिन हमारे नायब वजीर खारजा की फिर ईरानी वजीर खारजा के साथ भी बात हुई है। जो मैं मीडिएशन की बात कर रही थी वो मीडिएशन पहले की नहीं, वो अब के बाद की है। यानी अब जो सूरत हाल इमर्ज हुई है, इसके बाद एक पाकिस्तान की पोजीशन बनती है, और पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो सऊदी अरब को या ईरान को अब इस मामले के ऊपर यहाँ पे लाके उनसे बात करें। अच्छा, इस फैक्ट की रोशनी में आसमा साहिबा एक और बात का रोकें, इजाफा कर दीजिएगा कि आपको क्या ये तो नहीं लगता कि ये जो पैक्ट है इसके तहत पाकिस्तान को किसी तरह की कोई कंपल्जन होगी कि वो फिजिकली मतलब अगेंस्ट ईरान भी खड़ा हो? क्या ऐसी कोई कंपल्जन हो सकती है हमारी तरफ इस पैक्ट के एक कॉन्टेक्स्ट में? इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें हो भी सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो अभी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो मेरी नजर से तो नहीं गुजरा कि कोई किसी मुल्क ने उसकी मुखालफत की हो, मुसलमान मुल्क। बिल्कुल सही बात है। बल्कि हमने देखा अमेरिका ने उसकी हिमायत की है उस अटैक की जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर किया है, इसी तरह से EU ने की है, यूरोपीय यूनियन ने, लेकिन हमें इधर से नजर नहीं आया। तो ये पैक्ट एक तरफा तो नहीं है, ये दो तरफा है और दोनों मुल्कों के साथ है। अगर पाकिस्तान पर कोई अटैक करता है तो वो जो कतर किरदार अदा कर सकता था, वो जो सऊदी अरब किरदार अदा कर सकता है, उसको भी देखना पड़ेगा कि वो किरदार फिर क्यों जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं अदा हो रहा। वेरी फेयर, ये बिल्कुल बात सही है। बल्कि जो अफगानिस्तान से था वो तो एक पै दर पै रोज की बुनियादों पे एक सिलसिला जारी था। एम्बेसडर साहब, जो अमेरिका के साथ हम अपनी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये भी एक और से एक एंगल है टू द एंटायर कॉन्टेक्स्ट कि अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान का इस वक्त एक अच्छा एक लेवरेज हमें हासिल है। अभी हाल ही में दोबारा से सदर ट्रंप ने बहुत तारीफ की है पाकिस्तानी मिलिट्री और सिविल क़यादत दोनों की। सो इस लेवरेज के होते हुए एंड गिवन ऑल्सो द फैक्ट कि US वॉज द वन हु इनिशिएटेड दिस क्लैश अभी जो हो रहा है, जिसमें अभी हम बैठे हैं, पाकिस्तान के का एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा नई सिचुएशन बन गया है अमेरिका के साथ। और डिप्लोमेटिकली क्या अमेरिका को भी किसी तरह से पाकिस्तान कायल कर सकता है कि जंगबंदी की तरफ, या उनको माइल कर सकता है? देखिए जी, ये डिप्लोमेसी का तो टाइम मेरा ख्याल है ही नहीं। अमेरिका और इजराइल तो डिप्लोमेसी को कोई चांस ही नहीं देना चाहते। ये बिल्कुल जाहिर है इससे जो एक्शन लिया गया। दूसरी बात यह है कि कंबाइंड असॉल्ट है, जैसा कि आसमा शिराजी साहिबा कह रही हैं, बिल्कुल ये प्री प्लान था, प्री मेडिटेटेड, और ये प्लानिंग हो रही थी। और आप ये देखिए कि
2 दिन पहले बल्कि कल ही शायद ये एक न्यूज़ आई थी कि रूबियो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो इजराइल जा रहे हैं मंडे को, तो वो भी प्रीएम्प्ट कर दिया गया, यानी कि उसका भी इंतजार नहीं किया गया। मतलब दे वर इन अ हरी कि भाई एक्शन लिया जाए, और ये भी नहीं ख्याल किया गया कि रमजान मुबारक है, सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वहाँ पर रमजान जो है वो उसका एहतराम भी नहीं किया गया। अब बात ये कि एक बाइंड असॉल्ट है, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई डिप्लोमेसी की एज सच कोई गुंजाइश नजर आ रही है। सिक्योरिटी काउंसिल कुछ भी नहीं कर पाएगी, सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो जो है वो अमेरिका के पास है, ठीक है जी, तो वो मीटिंग हो रही है, शायद ईरान कॉल कर रहा है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एनफोर्समेंट जो आर्म्स हैं इंटरनेशनल, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ना OIC कुछ कर पाएगा, बयानात होंगे। इसमें जो एक चीज हो सकती है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आप सही फरमा रही हैं कि पाकिस्तान जो है उसके पास एक अच्छा इस वक्त एक गुडविल है अमेरिका के साथ, और एक अच्छा यानी कि एक हमने बनाया है इनग्रेस है, लेकिन द पॉइंट इज के ऑन आवर ओन आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू डू मच। True, हाँ। ये हो सकता है कि बट एम्बेसडर साहब ना इनग्रेस तो है ही, लेकिन एक और भी तो पहलू है ना कि इफ वी कंडेम दिस अटैक टू मच, it can also land up मतलब it can also say create some problem for Pakistan in terms of its equation with the US। ये भी तो एक मसला है ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा इसकी कंडेमनेशन करते हैं, मजम्मत की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, या ईरान के साथ और ज़्यादा खुलकर अपना एक इजहार यकजहती करते हैं, तो कोई किसी तरह का ट्रबल में भी हम लैंड हो सकते हैं अमेरिका के साथ हम डिप्लोमेटिकली। ये क्या आप ये भी वे कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, ये एक बैलेंस्ड हमें अप्रोच रखनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है वो जो आज बयान आया उसमें भी वो बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी बात ये है कि जी ये जो चीज़ है ना, हम अमेरिका के साथ मेरा ख्याल है कि हम सोलो इनिशिएटिव तो शायद हम ना ले सके, लेकिन अगर ये जो की कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, सऊदी अरेबिया और जो बोर्ड ऑफ पीस में हैं, कतर और UAE एंड उधर से इंडोनेशिया, तुर्की, इनके साथ मिलके हम अमेरिका के ऊपर मॉरल प्रेशर डालें कि जी ये जो है ये कार्रवाई जो है ये सही नहीं है और इसको रोका जाए, क्योंकि देखिए इससे खतरा बहुत है, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो वॉर किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अभी तो ईरान ने ऐलान किया कि हम वो मिसाइल चलाएंगे जो अभी तक आपने देखे ही नहीं है, इनके बारे में आपको इल्म ही नहीं है, तो मतलब ये एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको देखिए, वो जो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव जो है वो रिजीम चेंज है। अब रिजीम चेंज हो पाती है कि नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप ये देखिए कि जो पिछला असॉल्ट था अमेरिका का ईरान के ऊपर, इजराइल का, उसके मुकाबले में ये स्केल जो है इस असॉल्ट का बहुत बड़ा है जी। यस, यानी कि बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है अमेरिका की तरफ से अपनी फोर्सेस के, नंबर 1। नंबर 2, जो ईरान की रिटेलिएशन है वो भी पिछली दफा के मुकाबले में इस दफा बहुत रोबस्ट है। तो मेरा मतलब है कि जब ये चीजें होती हैं दोनों तरफ से तो इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन। तो हमें पता नहीं है कि अभी किस तरह होगा। रजीम चेंज जो है वो अगर अभी ना हो पाए, लेकिन अमेरिका ये चाह रहा है, इजराइल ये चाह रहा है, बल्कि अमेरिका इजराइल के प्रॉम्प्टिंग पे ये चाह रहा है कि वहाँ रजीम चेंज हो जाए, सूरत हाल कम से कम ऐसी पैदा हो जाए। थोड़ा ब्रॉड भी कर लेते हैं इस पूरे स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा। एम्बेसडर साहब, अभी सैयद मोहम्मद अली ऑल्सो जॉइन्स अस ऑन बोर्ड, बड़े लर्नड दिफाई और बैन अल-अक़वामी उमूर के हवाले से एक तज्ज़िया अपना रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अभी बोर्ड ऑफ पीस का भी तस्करा इस बीच में आ चुका है। हमारे इससे पहले प्रायर डिस्कशंस में अभी जितने भी हम लोग इस वक्त थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं इस मुद्दे पर, क्या बोर्ड ऑफ पीस में एक आयरनी सी नहीं है, अजीब सी, कि एक तरफ तो अमेरिका और ऑल द मेंबर्स ऑफ इन द बोर्ड ऑफ पीस वो कोशिश, एक कंसोलिडेटेड एक कोशिश कर रहे हैं कि गज़ा और उस जानिब कोई अमन का क़याम हो, लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी एक चीज़ बिल्कुल स्टेबल जारी थी और कोई नो सच कोई प्रॉब्लम कोई ऐसे एविडेंटली नज़र नहीं आ रही थी, वहाँ पर एक रिन्यूड इशू खुल चुका है। सो ये बहुत बड़ी एक आयरनी या एक खुला तजाद सा नज़र नहीं आ रहा? जी मोहम्मद अली साहब, आपकी ओके, ऑल राइट, हम रिकनेक्ट करते हैं। मुजम्मिल साहब, सेम टू यू प्लीज, आप इस पे फरमाएं कि बोर्ड ऑफ पीस का के लिए एक बड़ी आयरॉनिकल सिचुएशन है ये। नहीं, ईरान तो बोर्ड ऑफ पीस में पहले ही मौजूद नहीं है, और जो अरब ममालिक बोर्ड ऑफ पीस में मौजूद हैं, जो गारंटर्स हैं कि भाई हम गज़ा वगैरह में पीस लाएंगे,
वो लोग ये सब वो तो अगर करें, उसमें तो एक ईरान ऐसी पहले चीज ही रिन्यू यूज करें और ऐसा एक मसला खोलें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था आज से पहले। लेकिन मुझे नहीं लगता वो करेंगे, उनकी सिंपैथी इस वक्त ईरान के लिए नहीं होगी। आप देखें हूसियों का मामला हो या हिजबुल्ला का मामला हो, ईरान से अरब ममालिक को वैसे ईरान से शिकवे पहले भी रहे हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज वो गैप उनका गल्फ़ का और ईरान का मज़ीद वसी हो गया है। हम इस चीज़ को चाहे इस वक्त कहें कि ईरान बड़ा जस्टिफाइड था, देखें अमेरिका के 40% मिलिट्री एसेट्स इस वक्त समुंदर में वहाँ मौजूद हैं, इसराइल तक वो हिट कर सकता है। अरब ममालिक से अपने बेसिस ईरान ने खाली कर लिए हुए थे, एक भी अमेरिकी उन बेसिस पर मौजूद नहीं था, ये बात सबको एविडेंट पता थी, सबको वहाँ से निकाल लिया गया हुआ था ईरान की वार्निंग के बाद। तो मुझे लगता है कि जब वो बेसिस खाली थे और उनके नतीजे में एक भी अमेरिकी नहीं मरा वहाँ पर, एक भी कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मैं अब भी अपने पॉइंट से आसमा से बिल्कुल इख्तलाफ करते हुए मुझे लगता है कि ये कोई स्मार्ट और अच्छी मूव नहीं थी ईरान की। उसने लड़ाई का बिल्कुल वसी तो कर लिया है, उसमें 5-7 मुल्क और शामिल कर लिए हैं, लेकिन ज़्यादा तो अटैक सीरिया से हुए हैं ईरान के ऊपर या इराक से हुए हैं। अगर वो सीरिया और इराक तक भी महदूद रखता खुद को, तो फिर भी हम ये सूरत हाल आज बात ना कर रहे होते जो इस वक्त हम कर रहे हैं कि ठीक है जी, सीरिया और इराक की एयर स्पेस यूज़ हो रही थी, उसने अपना हदफ सीरिया और इराक में अमेरिकन बेसिस तक रखा या इजरायली बेसिस तक रखा। अच्छा, बेग योर पार्डन, एक आपने तक आप किसी डिप्लोमेट जी गो अहेड मुजम्मिल साहब कंप्लीट कर लें। आई थिंक डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जॉइंस अस बैक, हमारे साथ अब हैं माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर। आप मुकम्मल प्लीज कर लें, मैं फिर चलती हूँ उनकी तरफ, उनसे मैं फिर पूछ लेती हूँ, प्लीज कंप्लीट। मैं अब भी समझता हूँ कि ये लड़ाई लंबी चलनी है, ये लड़ाई कोई आज ख़त्म नहीं हो गई, ये आज तो इसका भी नुक्ता आगाज़ है। और मेरे ख्याल में ईरान को अपनी मूव्स बहुत संभल कर और स्मार्टली खेलनी चाहिए। ऐसी मूव्स उसको नहीं खेलनी चाहिए जो उसकी तन्हाई में और उसके दुश्मनों में इजाफा करे। बड़ी मल्टी फैसेटेड डिस्कशन इस वक्त हम लोग ऑलरेडी एक कर चुके हैं मोहम्मद अली साहब, बट योर इनिशियल रिएक्शन, अपने इब्तिदाई इस पे रिएक्शन दीजिएगा जिस सिचुएशन और नहज पे अब इस वक्त हम या गोया पूरी दुनिया खड़ी है। जो मैं आपका तज़किया मैंने सुना है, मैं मुज़म्मिल साहब से इत्तफाक करता हूँ कि ये शदीद जंग तो होगी, लेकिन मुख्तसर होने के इसके इम्कानात नहीं है। ईरान का भी जो मिजाज और तारीख है वो आप जानते हैं, ईरान इराक जंग 2 सालों पर मुहित रही है और उन्होंने लाखों लाशें उठाई हैं, तो उनको कोई जल्दी नहीं है, वक्त उनकी साइड पे है, लेकिन टेक्नोलॉजी और पेन इन्फ्लिक्ट करने की जो सलाहियत इंसानी तारीख में अमेरिका के पास आज है इसराइल के साथ, वो उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती है। तो ये दूसरी बात जो अभी मुज़म्मिल साहब ने की, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। मैं कुछ ही बताऊँ कि ईरान के पास रिस्पॉन्स की 4 ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन ये थी कि वो अपने अहदाफ को महदूद रखता अमरीकी बहरी बेड़े और इसराइली फौजी अड्डों तक जहां से ये तैयारे और मिसाइल्स लॉन्च किए गए थे, लेकिन यकीनी तौर पे बराह रास्त अमरीकी बहरी बेड़े पे हमला, वो उनके पास इसकी सलाहियत मौजूद है और अभी तक उन्होंने इसको एक्सरसाइज नहीं किया है, क्योंकि आप जानती हैं मोना कि इनके पास हज़ारों की तादाद में ड्रोन्स मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में इन्होंने ड्रोन इवन रूस को एक्सपोर्ट किए हैं यूक्रेन जंग की पूरी करने के लिए। तो यकीनी तौर पे ईरानी ये समझते हैं कि उनके पास ड्रोन प्रोडक्शन की इतनी कैपेसिटी है कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद ही वो रूस को बेच रहे थे। तो अगर वो सैकड़ों की तादाद में एक स्वार्म ड्रोन अटैक कर सकते हैं अमरीकी बहरी बेड़े पे, तो ऐन मुमकिन है कि वो सैकड़ों ड्रोन्स गिरा लिए जाएं। यानी गोया ये डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं कि ये जो ईरान का बयान है कि हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, जो भी अभी हाल ही में बयान आया है कि जो अमेरिका ने कभी देखे भी नहीं होंगे, तो इसको बिल्कुल डिसमिस ना किया जाए इस बयान को भी बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए, आप फरमाते हैं अमेरिका को? जी मैं जी हाँ, लेना तो चाहिए। मैं हकीकत बताना चाह रहा था जो कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में चीज़ मौजूद है। मैं ये बता रहा हूँ कि चूंकि उनके पास हज़ारों ड्रोन्स का ज़ख़ीरा मौजूद है, और मैं क्विकली इकोनॉमी ऑफ वॉर भी बता देता हूँ कि देखें, इन्होंने टेस्ट करने के लिए चंद हफ्ते कबल एक शाहिद ड्रोन लॉन्च किया था अमरीकी बहरी बेड़े के खिलाफ, और जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए एक जदीद तरीन F-35 तैयारा उन्होंने लॉन्च किए। तो जिसके जवाब में कुछ सोशल मीडिया पे मजाक भी किया गया कि जनाब आप $130 मिलियन का जहाज जिसने $5 मिलियन का मिसाइल मार के एक $20,000 का ड्रोन गिरा दिया, तो क्या हुआ? तो बात दरअसल ये है कि अगर ईरान
चंद 100 ड्रोन का स्वाम अटैक इनकी बहरी बेड़े पे करता है, तो कई 100 ड्रोन मार गिराने के इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिकी बेड़े का सलाहियत रखता है। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि कुछ ड्रोन्स उसमें से गुजर जाएं और कुछ उनके जहाज़ों को नुकसान पहुंचे। तो मैं आपको असल में नफसियाती और तारीखी एतबार से बताना चाहता हूँ, अमेरिकी जो पावर का सबसे बड़ा सिंबल है वो उसका कैरियर बैटल ग्रुप होता है। और जो लोग जिन्होंने जंगों की तारीख पढ़ी है, उसने दूसरी जंग अजीम जो पैसिफिक कैंपेन थी पूरी जापान के खिलाफ, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बिना पर ही लड़ी थी। तो तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि अमेरिकी बहरी बेड़े पे कोई हमले आज तक कामयाब हुए हों। अच्छा, दूसरी ऑप्शन इन्होंने एक्सरसाइज की और मैं मुजम्मिल साहब से एग्री करता हूं कि उसके नतीजे में इन्होंने जो अमेरिकी बेसेस को अरब ममालिक में निशाना बनाया है, उन्होंने स्पेक्टर ऑफ वॉर को फैला तो दिया है, लेकिन उन्होंने किसी हद तक सिफारती और नफसियाती एतबार से अपने आप को तनहा भी कर लिया है, क्योंकि जो हमदर्दी अवामी सतह पे वहां पाई जाती थी उन अरब ममालिक में, अब वो भी तशवीश में बदल जाएगी। और तीसरी बात अलबत्ता ये है कि जो मुतालिब तंजीमें जो काफी कमजोर तो हो चुकी हैं, जिसमें हिजबुल्लाह है, हुतीज हैं और जमातें भी हैं, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि उन्होंने इस फाइनल वॉर के लिए अपनी कुछ सलाहियत बचा रखी हो, क्योंकि हुतीज के पास भी ये सलाहियत है। मैं आपको हाईएस्ट लेवल से ये सोर्सेस को कोट करके बता सकता हूँ कि जो रेड सी है वो छोटी सी आबी गुजरगाह है, उसको जिस तरह गल्फ ऑफ हर्मज है वो वहां से जो गुजरगाह है वो काफी आलमी तेल और तिजारत को जी उसके असरात तो अभी से मुरतब होना बहरहाल शुरू भी हो गए हैं। बिल्कुल आपने बड़ा इम्पोर्टेंटली ये हाईलाइट किया है। हाँ, तो आखिरी बात ये है कि देखें, ईरान के लिए जो सिंबल ऑफ विक्ट्री होगा ना, या नोशन ऑफ विक्ट्री, वो ये नहीं है कि वो अमेरिका को नुकसान कितना पहुंचा सकता है। अलबत्ता मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो बयान आज अमेरिका के सदर ट्रंप ने दिया, उससे ये वाज़ेह होता है कि उनको हाईएस्ट लेवल पर मिलिट्री और इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग ये दी गई है कि जवाबी सतह पे अगर ईरान बड़े पैमाने पे जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका को और उनकी बहरी और फजाइया को बड़े पैमाने पे नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये सिग्नल अपने में किया था कि जनाब हम ये फैसला कौन लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए हम भारी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। ये सिग्नल उन्होंने अपनी आवाम को और अपनी हिज़्ब इख्तिलाफ को भी किया था। तो वेरी वेल टेकन। ये बहुत एक जी आप यू वांट टू कंप्लीट। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये जंग एक दो दिन नहीं, ये ईरान की कोशिश ये होगी कि इस जंग को स्लो किया जाए और इसको तवील थका देने वाली जंग में बदला जाए, क्योंकि टाइम इसकी साइड पे है लेकिन टेक्नोलॉजी इसकी साइड पे नहीं है। दूसरी जानिब यही बिल्कुल ये अहम बात है कि अब ये हमेशा ये सालों तक नहीं लड़ सकते। बात ये है कि अगर ये एक प्रोलॉन्ग जंग है, जो कि आप तमाम भी और हमें नजर आ रहा है, हम सब ये एक चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी तौर पर एक हमारे लिए जो बैकअप होना चाहिए उसके अराउंड जो डिबेट है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, ज़रूरत वक्त हो जाती है। और आई थिंक एम्बेसडर साहब अभी ही इज़ लेफ्ट अस और हमारे पास इतना ही उनके साथ एक टाइम था। शॉर्टली हमें लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब भी ज्वाइन करेंगे। आसमा साहिबा, एक आपसे इख्तिलाफी नोट का इजहार किया है मुजम्मिल साहब ने, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ कहें। और ये सदर ट्रंप की एक 2013 की ट्वीट बड़ी फैली हुई है आजकल, काफ़ी आज ख़ास तौर पर हिट हुई हुई है, बल्कि इससे पहले भी गर्दिश कर रही थी 2013 में। रिमेंबर दैट आई प्रेडिक्टेड अ लॉन्ग टाइम अगो दैट President Obama will attack Iran because of his inability to negotiate properly, not skilled. मेरा ख्याल है कि मुजम्मिल साहब और मैं एक ही बात कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था या गल्फ रीजन के ऊपर, और मैं भी यही बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ऑप्शंस की बात कर रही थी कि जो ईरान के पास महदूद ऑप्शंस थे उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसके ऊपर जाहिर है कि इख्तलाफ मौजूद है कि आप एक ही वक्त में सारे रीजन को जो है वो उसमें इंगेज करना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिप्लोमेटिकली या पोलिटिकली उनके लिए ये एक बेहतर अमल था। लेकिन जो उनके ऑप्शंस हैं और फिर जो रिजीम चेंज की कोशिशें हो रही है उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हम सब एक ही बात कर रहे हैं। और वो जो रिजीम चेंज की कोशिशें हैं उसके लिए तो जो इराक के साथ हुआ या इराक के अंदर हुआ, या फिर उन्होंने अमेरिका ने वहां पे केमिकल वेपन्स का एक बहाना बनाया और फिर आपने देखा कि वो केमिकल वेपन्स आज तक नहीं मिले, लेकिन फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड हुआ और वहां पे जाके उन्होंने रिजीम चेंज किया। तो ये एक ऑप्शन वो चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर ईरान के अंदर कोई तब्दीली हो जाए, कोई उनकी मनपसंद गवर्नमेंट आ जाए। लेकिन ये भी
मुमकिन नहीं है। लेकिन जो दूसरा एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर मेरे ख्याल है हमें बात करने की जरूरत भी है कि अगर ये नहीं हो सकता कि रिजीम चेंज हो तो एक सिविल वॉर किसी सिचुएशन जो है वो ईरान के अंदर इमर्ज हो सकती है और एक बल्कनाइजेशन या जिसे कहना चाहिए एक तकसीम उनके यहाँ जो है वो सामने आ सकती है अगर इसी तरह के मामलात वहाँ पे रहते हैं। और अभी तो जाहिर है इमीडिएटली तो रिजीम चेंज की बात नहीं है, लेकिन अनरेस्ट लोगों के अंदर जो है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ मौजूद है। और अगर अब तो वो जंग में है और जंग के दौरान अगर आप देखें तो ईरान का जो एक अपना एक कॉम्प्लेक्शन है उसमें वो अपनी हुकूमत अपनी रियासत के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही जंग खत्म होगी तो जाहिर है कि उनके अंदर बहुत सारे, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो तो इकॉनमी का फैक्टर है और इकॉनमी ही वो सबसे बड़ा मसला है जो कि ईरान के साथ है। लेकिन जो भी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे कि एक स्लो वॉर और एक लंबी कंटिन्यूएशन, इसके लिए ईरान ये भी चाहेगा कि अपने लोगों को भी, अपने इंटरनल पीस के लिए भी और अपनी अंदरूनी यकजहती के लिए भी और अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा इस रीजन में नुकसान देने के लिए भी, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने रेफरेंस दिया भी प्रेसिडेंट ओबामा का, अभी मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं आपको पता है कि अमेरिका के अंदर, और ये मिड टर्म इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। तो वहां पे एक वॉर के खिलाफ जो है वो एक रिजेंटमेंट ऑलरेडी अमेरिकन सोसाइटी के अंदर मौजूद है। आप लंबे स्टे आपने किए अफगानिस्तान हो या दीगर ममालिक हो तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बल्कि अभी ये जो एक ताज़ा एक मतलब बयानात की स्प्री है, आई थिंक देयर इंपॉर्टेंट, हम इसको भी इसी पैराए में डिस्कस भी कर लेते हैं। ईरान कशीदगी, मुजम्मिल साहब इस पे आप फरमाएं प्लीज़। ईरान कशीदगी में कमी चाहता है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान आया है। हम यूनिवर्सिटी को के जो समेत अपने किसी हक से, हम यूरेनियम जो इनरिचमेंट है समेत अपने किसी भी हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। बहरहाल ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं। ईरान के पास अमेरिका की सरजमीन तक हमला करने की सलाहियत नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरान ऐसे मिसाइल नहीं बनाएगा जो अमेरिका तक पहुँचें। और ये भी उन्होंने कहा है अमेरिका के साथ फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। मतलब एक थोड़ा सा एक एटलीस्ट डू यू सी दिस एज अ बैकफुट, ये जो ताज़ा तरीन एक बयानात की स्प्री है खतरनाक हथियार की वार्निंग देने के बाद? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो फैक्ट्स बयान कर रहे हैं कि हमने अभी तक, अब अगर ईरान ने न्यूक्लियर बना लिया होता, आज तक बम बना लिया होता, तो वो इस वक्त बम का तजर्बा कर चुका होता और उसके पास बम नहीं है। ये बात तो पिछली जून वाली जंग में भी साबित हो गई थी और अब भी ईरान के पास बम नहीं है। तो बम वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। कोई यूरेनियम भी स्टेज पे नहीं है कि बम बनाया जा सके। मिसाइल उसके पास ज़रूर हैं। कुछ कहा जा रहा है कि ईरान ने उसको नए मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी दी भी है चाइना ने, जो अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किए हैं, और उसको चाइना से बहुत नई टेक्नोलॉजी ऑफ मिसाइल्स मिले हैं इन दिनों। जो पिछले कुछ माह में जो चाइना ने उनको दिए हैं, अब वो देखने की बात है वो उनको कब इस्तेमाल करते हैं। एक आम के जो बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो 3000 की तादाद में ईरान के पास मौजूद हैं। अब देखें ना, अगर आपके पास कैलकुलेटेड 3000 बैलिस्टिक मिसाइल या बड़े मिसाइल्स मौजूद हैं तो आपने उनको ध्यान से इस्तेमाल करना है, आप उनको ज़ाया तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा सवाल है बूट्स ऑन ग्राउंड कौन लाएगा। इस वक्त जो हमने देखा सद्दाम हुसैन में भी तो बूट्स ऑन ग्राउंड हमें नज़र आए, हमें कदाफ़ी में भी ये नज़र आया कि उन्होंने एक फ़ोर्स पैदा की जिसने कदाफ़ी की फ़ौज को जाके शिकस्त दी। अभी पासदारान इनकलाब एक मुकम्मल और बड़ी फ़ौज है, वो कोई छोटी फ़ौज नहीं है, मुनज़्ज़म फ़ौज है। फिर ईरान की अपनी फ़ौज भी है। तो अभी तक तो हमें कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि दुनिया का कोई मुल्क बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान पर ले जाने के लिए तैयार हो। अभी तक तो अमेरिका भी बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान पर ले जाने के लिए तैयार नहीं, इसराइल भी ले जाने पर तैयार नहीं। तो फिर वहाँ रजीम चेंज कैसे होगा? हेलीकॉप्टर से या जहाज़ों से तो रजीम चेंज नहीं होगा। हमने जो इससे पहले रजीम चेंज ऑपरेशन देखे उसके लिए तो आपको ये इनका प्लान ही नहीं था। नहीं, वो चाहते जरूर हैं। हाँ। लेकिन $1 मिलियन देखिए ना, रजा शाह पहलवी भी तो अमेरिका में बैठा है, वहां से बैठ के तो रजीम चेंज नहीं होगा। कभी ना कभी तो उसे तेहरान लैंड करना पड़ेगा। दुरुस्त। और जंग के दौरान तो वो तेहरान लैंड नहीं कर सकता। कोई अमेरिकी जहाज़ों पर बैठ के वो तेहरान आएगा और आगे लाखों लोग उसके इस्तकबाल करेंगे, तो मुझे तो वो पॉसिबल नज़र नहीं आता। इतनी रेट तो खामनाई की मौजूद है कि वहाँ पे लाखों लोग खड़े नहीं हो सकते रज़ा शाह पहलवी के दौरान। पिछली अभी मूवमेंट को उन्होंने बहुत बुरी तरह क्रश किया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका का टारगेट रजीम चेंज है तो वो कैसे होगा? वो आप एयर स्ट्राइक से रजीम चेंज कर लेंगे?
क्या आप सिर्फ एयर स्ट्राइक से आप 1 महीना बमबारी करते रहें, दुनिया के बेहतरीन डेजी कटर बम भी मार लें, आपने पिछली दफ़ा भी B-52 के जरिए मारा उनको, उसके नतीजे में रजीम चेंज हो गया। क्या आज की बमबारी में जब आप कह रहे हैं कि सैकड़ों जहाज थे जब ईरान पर पहला हमला किया गया, तो क्या उसके नतीजे में आप कोई खामनाई को टारगेट कर सके? आपके पास इतनी इंटेलिजेंस मौजूद? प्रैक्टिकल सवाल है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है और बहुत प्रैक्टिकल बहरहाल सवाल है। नियत तो आप नजर आ रही है, जैसे हम सब एक बात कर रहे हैं, इस पे मुत्तफिक हैं, लेकिन किस तरह से हाउ टू गो अबाउट इट? लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब भी नाजरीन हमें इस पॉइंट पर प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर सेनेटर ऑफ द PMLN एंड वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल दीज डिफेंस मैटर्स, वेरी लर्नड ओपिनियन। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। अभी आपने आई एम श्योर ओवर हेयर की होगी, जो भी हम एक गुफ्तगू इससे पहले कर रहे थे कि एक रजीम चेंज की बात है, हर कोई कह रहा है कि ये दरअसल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो बहाना है, असल ये मकसद है। लेकिन फिर अगर ये वाकई मकसद है तो ये सिर्फ बमबारी से अचीव नहीं हो सकता। ये अभी प्रोग्राम में एक डिबेट चल रही थी, उसके लिए फुट ऑन ग्राउंड ज़रूरी है। और क्या फुट ऑन ग्राउंड ये वाला जो एक रास्ता है, क्या ये अमेरिका इख्तियार करेगा, इजराइल इख्तियार करेगा? क्या आप ऐसा होता देखते हैं? देखिए, अमेरिका तो श्योरली जो सारी जंग है वो इजराइल की लड़ रहा है। पहली बात तो ये है, चूंकि अमेरिका इज डोमिनेटेड, इवन उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी भी वो वैल्यू नहीं है जो कि वहाँ यहूदी लॉबी की है। एक पहली बात ये। दूसरा ये है कि आपने ये देखा कि इजराइल है वो कंसिडर करता है पाकिस्तान और ईरान को दुश्मन नंबर 1 और पाकिस्तान को नंबर 2। तो ये एफर्ट तो उनकी तरफ से है। फिर अमेरिकन एम्बेसडर जो इजराइल के अंदर है उसने भी ये कहा है कि इट विल बी नाइस इफ इजराइल टेक्स इट ऑल, दैट मीन्स के ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं। तो इनकी एफर्ट तो जरूर है कि हम रिजीम चेंज करें, बट द पॉइंट इज कि ईरानियन नेशन की एक हिस्ट्री है, ये एक ग्रेट कंट्री है, ये ना उस तरह की हुकूमत इराक में बना सके हैं ना कहीं और बना सकेंगे। और ईरान के ऊपर बंदूक की नोक से या टैंक या हवाई फायर करके आप एयर अटैक करके उनके इक्विपमेंट को तो तबाह कर सकते हैं, लेकिन उस नेशन को नेस्त नाबूद नहीं कर सकते। देयरफॉर ये अपने तौर पे कोई हुकूमत इंस्टॉल भी करना चाहें तो अगर वक्ती तौर पे वो करें भी किसी तरीके से, तो आई एम श्योर कि वो सस्टेन नहीं कर सकेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जब तक के बूट्स ऑन ग्राउंड ना हो। तो ये एक ब्लंडर है जो अमेरिका ने किया है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, बिकॉज देखें जो मोना पहली वर्ल्ड वार हुई थी ना, तो 2 करोड़ लोग लुकमाए अजल बने थे, तो लीग ऑफ नेशन बन गई कि ये अमन होना चाहिए। लीग ऑफ नेशन को इन्होंने टूथलेस किया, जैसे आज यूनाइटेड नेशन है। तो उस वक्त इटली के एक सियासतदान, एक मुफक्कर, एक फिलासफर, उसने ये कहा था कि अभी ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है इट हैज डाइड, ओल्ड वर्ल्ड हैज डाइड, न्यू वर्ल्ड इज येट टू बी बॉर्न और दिस इज द टाइम फॉर द मॉन्स्टर्स। ये उसने पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान कहा कि लीग ऑफ नेशन खत्म है तो अभी मॉन्स्टर्स आ गए हैं और इसका पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। नतीजा क्या निकला? दूसरी जंग अजीम आ गई, उसमें 7 से 8 करोड़ लोग लुकमाए बने, तो फिर यूनाइटेड नेशन आ गई। अभी यूनाइटेड नेशन टूथलेस है। यू सी, देखो अमेरिका का दिल करता है जिसके वेनेजुएला में चढ़ाई कर दो, ग्रीनलैंड ले लूंगा ईरान के ऊपर, वेयर इज यूनाइटेड नेशन? देयरफॉर आज दुनिया में कोई लॉ, कोई कानून नहीं है और इसमें सारे जो है ना, हम लोग इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वी आर ऑल वल्नरेबल। तो देयरफॉर वी हैव टू थिंक 10 टाइम्स। ये व्हाट इज हैपनिंग इज वेरी और इनफैक्ट सर, ये जो गजा के ऊपर भी जो बोर्ड ऑफ पीस है, उससे भी तो यूनाइटेड नेशंस की यू से कि इवन जो एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है वो साइड में कर दी गई है, राइट? वो भी एक तरह से हटा दी गई है। बिल्कुल। अब अक़वाम मुत्तहिदा को वो प्रोसीड करेगा बोर्ड ऑफ पीस। जी, ट्रम्प रिपीटेडली कहता है कि यूएनओ फेल हुई है, दैट इज व्हाई मुझे अरेंजमेंट करना पड़ा। द पॉइंट इज यूएन विल नेवर सक्सीड इफ आप अपना वीटो इस्तेमाल करके, उनके कितने तकरीबन 51 वीटोस तो इन्होंने पैलेस्टीनियन के खिलाफ इस्तेमाल किए। आपने उनको काम, कश्मीर के ऊपर उनके रेजोल्यूशंस हैं, आपने उनको काम तो करने नहीं देते और आप अभी एक अपना अलग चलाए हुए हैं। ये अभी जंगल का कानून है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, और हमें इसकी ऐसे फेस वैल्यू पे नहीं देखना चाहिए। बट सर जनरल साहब, अभी क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये अर्ज है क्योंकि आप जाहिर है एक PMLN से आप एक बहुत आपकी फॉन्ड एक वो है और यूर स्टिल विद द पार्टी। ये एक गवर्नमेंट के ऊपर भी बात आ रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से
بہت زیادہ اچھے تعلقات ہوئے, پھر اس میں بھی دیر از نو ڈینائنگ دس کہ ہم نے ان کو نوبیل پیس پرائز کے لیے بھی نومینیٹ کیا ہوا ہے. تو امڈ آل دس اب یہ سارا کچھ ہونا کیا پاکستان پہ یا حکومت پہ خاص طور پر یا پی ایم ایل این پر ایز اے پارٹی کوئی اس پہ پریشر ماؤنٹ ہو سکتا ہے اس سب کے بعد؟ دیکھیں, پاکستان ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دنیا کی سول سپر پاور جو تھانے دار ہے اور آنکھوں کے آگے خون چڑھا ہوا ہے, اگر وہ ہماری تعریف کرتا ہے تو دس از اے گڈ تھنگ, اور اس کا ہمیں فائدہ اپنے طور پہ ضرور اٹھائیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وی مسٹ بی ویری کیئرفل کہ یہ دیر از نو فری لنچ, دیر از آلویز, کوئی بھی آؤٹ آف دی وے فیور نہیں کرتا. ون ہیز ٹو ریڈ دی اوور آل گیم اینڈ ویئر ایز وی شوڈ. ٹھیک ہے, ہم بورڈ آف پیس میں بھی چلے گئے, ہم ادھر ہیں تو ہم سمجھتے ہیں پیلسٹینین کے رائٹس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میڈییٹ کر سکیں گے ایران کا اور امریکہ کے تعلقات کے واسطے. وہ پازیٹیو سٹیپس کے لیے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں مس لیڈ بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا. اچھا, یہ جو آپ سر اب بات فرما رہے ہیں نا ریڈنگ بٹوین دا لائنز, اور یہ بات آئی ریکال کہ مائیکل کوگلمین جب پاکستان تھے تو وہ میرے پروگرام پہ وہ جب آئے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ مطلب صدر ٹرمپ کا نیچر ایز اے پرسن نا وہ ایک ٹرانزیکشنل انسان ہے. تو آپ کی کیا ریڈنگ ہے آسما صاحبہ بٹوین دا لائنز؟ میں یہ ذرا ریورس آرڈر میں پوچھ لیتی ہوں, دین ویل اینڈ دا پروگرام آن دس. دیکھیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایک پہلے یہی کہا جاتا تھا کہ وہ لفاظی کے ساتھ زیادہ کام اپنا چلاتے ہیں اور پریکٹیکلی وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ اقدامات نہیں کرتے. لیکن ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ ٹیرف کا معاملہ ہو, اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے تمام جو باتیں جو وہ کہیں اس کے اوپر عمل بھی کیا, اور پھر آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے جب حکم نامہ دیا تو اس کے خلاف بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے پاس کر دیا. اسی طرح سے ایران کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ 2 بحری بیڑے انہوں نے وہاں پہ کھڑے کیے, اور لیکن انٹرنل پالیٹکس جو ہے اس کی ڈائنامکس ان کے اپنے ہاں بہت مختلف ہے. آپ نے دیکھا غزہ کے اوپر بھی ان کو ایک بہت ہی ان پاپولر اوپینین ان کے بارے میں تھا اور ابھی بھی ہے. لیکن اگر ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے اور اس کو یہ لمبا ہوتا ہے, یہ لنگر آن کرتا ہے, اور اس کے اوپر ان کی اسٹریٹجیز اس طرح سے انٹرنل پالیٹکس کے ساتھ میچ نہیں کرتی, تو پھر ان کے لیے وہاں پر بھی جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے انٹرنل پالیٹکس کے اندر. تو میں خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک, اور ہم سے کیا توقع ہے یہ اگر مختصر نہ فرما پائیں آسما صاحبہ, آپ کی کیا ریڈنگ ہے, ہم سے کیا ایک بٹوین دا لائنز توقع ہے for all the magnanimity that President Trump shows us? میرا خیال ہے کہ ہم نے تو اپنے پہلے سے امریکہ کو بتایا ہوا ہے کہ ہماری کون سی ریڈ لائنز ہیں. بلوچستان کے اندر اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے, ہمارے ایران کے اندر یا خدا نخواستہ وہاں بلکنائزیشن ہوتی ہے, تو یہ پاکستان کی کسی صورت فیور میں نہیں ہے. وہاں رجیم چینج ہوتا ہے, یہ پاکستان کی فیور میں نہیں ہے, اور میں خیال ہے اس بات کا احساس امریکہ کو بھی ہے. اور پاکستان I'll take it across. آپ نے کہا کہ ریڈ لائنز آپ کے ویو میں ہم نے باور کرائی دی ہیں. مزمل صاحب, یہ سیم آپ کی طرف بات, اور پچھلی دفعہ بھی جب ایسکیلیشن ہوئی تھی تو یہ اسٹریٹ آف ہرموز ایک پوائنٹ بن گیا تھا نا, جس وجہ سے پھر ڈی ایسکیلیشن کی طرف جایا گیا تھا. اس مرتبہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ ابھی بھی بلاک کر دیا انہوں نے. نہیں بلاک کیا تو اب امریکی بحری بیڑے موجود ہیں, وہ اس بلاکٹ کو کھلا لیں گے. اسی کے لیے تو وہ بحری بیڑے لے کے بھی آئے ہوئے ہیں اپنے زیادہ کہ اس بلاکٹ کو کھلایا جا سکے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم یہ مت بھولیں کہ ابھی جب نریندر مودی اسرائیل گئے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں افغانستان کی بہت تعریف کی ہے, اور اسرائیل اور افغانستان کا ایک الائنس بنانے کی بات کی ہے. انڈیا, اسرائیل اور افغانستان کا ایک الائنس بنانے کی بات کی ہے. اس لڑائی میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگلی کسی سٹیج پہ جو لانچنگ پیڈ یا وہ جو بوٹس آن گراؤنڈ والی بات ہے, اس میں انڈیا جو ہے اور اسرائیل جو ہے وہ افغانستان کو یوز کر سکتے ہیں اگینسٹ ایران. اور جو نیتن یاہو, مودی اور ہیبت اللہ کا ہمیں اتحاد نظر آ رہا ہے, اور یہ بظاہر تو کوئی کامن سینس والا اتحاد نہیں, لیکن جس طرح ہیبت اللہ کی تعریف ہمیں تل ابیب میں اور اس طرف نظر آئی, اور جس طرح بڑا الارمنگ بیان ہے مزمل صاحب آپ کا, نیتن یاہو اور ہیبت اللہ کا اتحاد. اتحاد دیکھیں, وہ نیتن یاہو کی تقریر نکال کے سنوائیں جس میں وہ ہیبت اللہ کی تعریف کر رہا ہے. وہ تقریر سنوائیں جس میں نریندر مودی نیتن یاہو کو کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہیبت اللہ از یور فرینڈ, اور ہم اسرائیل اور انڈیا اور افغانستان کا الائنس بنائیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو $1 ملین کویسچن ہمارے ارد گرد گھومتا ہے کہ کون بوٹس آن گراؤنڈ اور کیا ہوگا, تو نہیں تھی غالباً مزمل صاحب, اس طرح کی ویڈیوز کئی نہ فیک بھی گردش کرتی ہیں. نہیں فیک نہیں ہے, وہ فیک نہیں.
नहीं, नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर हैबतुल्ला की काफ़ी तारीफ़ की है, अफगानिस्तान की काफ़ी तारीफ़ की है, जो $8.6 का उनका एग्रीमेंट हुआ है, थिंक ये एक उसमें उन्होंने कहा है हम चेक बनता है कि ये चीज़ हाँ, तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि इस चीज पे हमें जो है आसमा साहिबा, एआई लगती है कि इस तरह के बयानात एआई से बड़े फैलाए जाते हैं? बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल है ये एआई वीडियो है जो मैंने पढ़ी है अभी तक, उसके ऊपर हो सकता है मुजम्मिल साहब ठीक कह रहे हो, लेकिन जो मेरी इत्तला है वो ये कि ये जी मेरी भी यस ओके। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम खत्म हो गया नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस। थैंक यू टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।